सो हम बात करेंगे SS 620 की। SS 620 बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। SS 620 क्या बात करता है? यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। पूरी SS 600 सीरीज दूसरों के काम के ऊपर चलती है। SS 600 क्या है? SS 600 अपने मार्क्स जैसे बहुत अच्छे आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। तो SS 600 में किसको याद करेंगे? सबसे पहले अपनी बिरादरी वाले को, अदर ऑडिटर को याद करेंगे। तो SS 600 और अदर ऑडिटर की बात करता है। SS 610 इंटरनल ऑडिटर की बात करता है। और SS 620 जो ऑडिटर का कोई रखा हुआ आदमी, कौन? ऑडिटर का एक्सपर्ट, उसकी बात करता है। अब एक्सपर्ट कौन हो सकता है? एक्सपर्ट वो या कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बट इन दी अदर देन इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। मींस ऑडिटिंग अकाउंटिंग फील्ड को छोड़ के जो फील्ड है, उस फील्ड में अगर कोई है तो उसको बोलते हैं, वो एक्सपर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग फील्ड में तो अपन ही खुद एक्सपर्ट हैं, इसलिए उस फील्ड के एक्सपर्ट को एक्सपर्ट नहीं बोला जाता है इस ऐसे में। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात होती है ऐसे 500 में। वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। उसी तरीके से ऑडिटर एक्सपर्ट की बात होती है ऐसे 620 में। जो इंटरनल एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो भी एक्सटर्नल भी हो सकता है। ऐसे ये डील नहीं करता है, SS 620 डील नहीं करता है। किससे डील नहीं करता है? SS 620 डील नहीं करता है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के साथ, और कोई भी ऐसा एक्सपर्ट जो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग फील्ड का हो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड के एक्सपर्ट तो अपन खुद होते हैं, इसलिए दूसरे एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं ये। तो यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब एक्सटेंड टू विच ऑडिटर कैन रिलाई। तो सबसे पहली लाइन SS 620 में क्या आ जाती है? सबसे पहली लाइन SS 620 में आ जाती है, भाई तुम्हारी जवाबदारी कम नहीं हो जाती है। तुम कल को एक्सपर्ट लाके बोलो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए द ऑडिटर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द ऑडिटर्स यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। यानी कि ऑडिटर्स की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया है उसके ऊपर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड by the auditor use of by auditors use of the work of an auditor expert. Nonetheless, if the auditor using the work of an auditor's expert have followed this essay, however, nonetheless मतलब however, फिर भी अगर ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट का काम लिया है, having followed this essay, conclude that the work of the expert is adequate for the auditor's purpose, मतलब ये ऑडिटर के पर्पस के लिए ठीक है, तो द ऑडिटर में एक्सेप्ट दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग और कंक्लूजन इन द एक्सपर्ट फील्ड एज अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी कि वो उसे अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि मैंने ये ऐसे फॉलो किया और इस ऐसे के हिसाब से वो बराबर है। अब इसमें 5 पॉइंट आते हैं कि भाई देखो, तुमने एक आउटसाइड के एक्सपर्ट को रखा है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूज कर रहा है, तो इसमें तुम्हारी 5 बातें। सबसे पहला तो तुम बात करोगे, डिटरमाइन वेदर द एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट। तुम ये डिटरमाइन कर लो कि एक्सपर्ट रिक्वायर्ड भी है या नहीं है। अरे तो ही तो रखोगे ना, एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है। फिर दूसरा क्या रखोगे? अगर चलो तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई रिक्वायर्ड तो है, तो दूसरा देखोगे, उसको एंगेज करोगे। भाई हवा में उड़ के थोड़ी आएगा, अगर तुमको लगता है रिक्वायर्ड है तो एंगेज करो। एंगेज करने के बाद डिटरमाइन करो कि तुमको क्या प्रोसीजर्स करना है। अब भाई तुमने एंगेज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ काम ही नहीं करोगे, तुम्हें भी करना है। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, तुम क्या परफॉर्म करोगे, तुम्हारे काम की बात होगी। और उसके बाद अब तुमने तुम्हारा काम कर लिया, तो इवेल्युएट करो एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म। तुमने जो वर्क परफॉर्म किया है, नहीं तुमने नहीं, सॉरी, जो एक्सपर्ट ने वर्क परफॉर्म किया है, इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म। जो उसने वर्क परफॉर्म किया है उसको एडिक्वेसी देखो कि उसने क्या ढंग से किया है, और लास्ट में आएगा रिपोर्टिंग कंक्लूजन्स। तो इसको, ये ABCDE में देखा है तो अपन ABCDE के थ्रू ही देखते हैं। तो सबसे पहले A1 क्या बोलता है? अगर एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इज नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर टू यूज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। बहुत बेसिक सी लाइन है कि अगर एक्सपर्टीज की जरूरत लगती है कोई भी ऐसी फील्ड में, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को छोड़ के, नेसेसरी लगती है किस लिए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए? यूज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर शेल डिटरमाइन मतलब डिटरमाइन करो। अब उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? देखो भाई, कोई भी वैल्यूएशन करनी है, उसका ऑडिटर एक्सपर्ट का काम है। कोई कॉम्प्लेक्स लीगल इशू है, कॉम्प्लेक्स टैक्स का इशू है, टैक्स इसमें कवर हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कवर नहीं होगा। एनवायरमेंटल लाइबिलिटी है, R&D असेसमेंट्स है, एक्चुरियल वैल्यूएशन है, कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट्स और ऑयल एंड गैस है, रिजर्व्स का है। अब दूसरा क्या आता है कि ऑडिटर किस किस में मदद करेगा? ऑडिटर एक्सपर्ट किस किस में मदद करेगा? ऑडिटर एक्सपर्ट में बी नीडेड टू असिस्ट द ऑडिटर इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। किस किस में हेल्प करने में मदद करेगा? देखो भाई, वो तुमको 3-4 चीजों में, एक तो तुमको अंडरस्टैंडिंग, समझो तुम न्यूक्लियर किसी एंटिटी का तुमको ऑडिट मिला है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स बनाती है।
अरे भाई तुमको पता है क्या उसका कैसी एंटिटी है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में उधर का कोई एक्सपर्ट तुमको मदद करेगा। तो ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसकी एंटिटी का एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल, लाइक उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पड़ा होना चाहिए वो तुम्हें भी नहीं पता है, वो एक्सपर्ट को ही पता होगा। तो ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। उसके अलावा उसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल, बहुत ही फेमस लाइन है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो एनवायरमेंट समझो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझो, तो अब क्या लगाओगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाने हैं ये समझो, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज क्या करने हैं वो भी हेल्प कर देगा। तो डिटरमाइन एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सेज में, डिटरमाइनिंग एंड डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में, और sufficiency and appropriateness of audit evidence, sufficiency and appropriateness of audit evidence क्या होगा, उसमें भी वो मदद करेगा कि ये सफिशिएंट है क्या, लाइक ये वाला डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट और क्या अप्रोप्रिएट होगा ऐसी एंटिटी में, वो वहां का एक्सपर्ट बता देगा। इसके अलावा अगर उसके वर्किंग पेपर्स तुम्हारे ऑडिट उसका पार्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन का, अगर वो तुम्हारे अंदर का मतलब यानी कि तुम्हारी टीम का ही कोई एक्सपर्ट है, तुम्हारे ऑफिस का, ये लाइक बड़ी बड़ी बिग फोर्स के होते हैं खुद के एक्सपर्ट्स, खुद के हायर किए हुए, और अगर बाहर का एक्सपर्ट है तो वो तुम्हारा जनरली पार्ट नहीं होता ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी हो सकता है कि मतलब अगर तुमने एग्रीमेंट ही कर लिया तो। यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट में अब A3 क्या होता है, अब देखो कई बार क्या होता है, तुमने ऑडिटर ने एक्सपर्ट रखना है कि नहीं रखना है, वो कैसे कैसे सोचेगा, एक तो वो देखो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ये तो होगा, दूसरा अपन ने देखा कि भाई वो किस किस में मदद करेगा। अब मैनेजमेंट का खुद का एक्सपर्ट है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अपना रखूं कि नहीं रखूं, तो मैनेजमेंट का खुद का एक्सपर्ट है और मैं अपना रखूं कि नहीं रखूं, वो भी इसमें आ जाएगा कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो मैनेजमेंट का खुद के एक्सपर्ट है तो क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले सोचो कि भाई मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की, गुलाम है क्या मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, गुलाम मतलब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयड है या कोई पार्टी एंगेज है, देखो एम्प्लॉयड है या पार्टी एंगेज है, सबसे पहले देखो वो गुलामी कर रहा है या नहीं। तो अगर वो गुलामी कर रहा है यानी कि एम्प्लॉय है, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, या फिर वो पार्टी एंगेज बाय इट है तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। अब इसी से दूसरा पॉइंट आएगा, तो इफ गुलाम है या फिर वो पार्टी एंगेज है, तो कैसे उसका कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर सकता है मैनेजमेंट उसको। तो मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है वो कितना कंट्रोल या इन्फ्लुएंस हो सकता है बाय द मैनेजमेंट। तो पहली बात तो गुलाम है क्या, यानी कि उसका एम्प्लॉय है कि बाहर का आदमी है, फिर वो कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं मैनेजमेंट उसके ऊपर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस। उसके अलावा उसकी औकात देखो, औकात मतलब उसका कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी देखो कि उसकी क्या औकात है, लायकात भी है क्या उसकी कोई काम करने की। तो मैनेजमेंट की क्या कॉम्पिटेंस और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की क्या कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है, और कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी के साथ ही क्या आ जाएगा, समझो कॉम्पिटेंस है उसके कि वो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके साथ ही एक दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तो वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू, कोई सब्जेक्ट टू टेक्निकल और परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, लाइक अभी सीए है तो वो एसएस फॉलो करेगा, दूसरी बड़ी बड़ी चीजें फॉलो करेगा। तो भाई कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी से पता चल जाएगा कि क्या वो कोई दूसरे टेक्निकल या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है क्या। और फिर उसके अलावा नेचर एंड स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर और स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और इसी के साथ लास्ट आ जाएगा एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी, कोई कंट्रोल है क्या उसके काम के ऊपर भी, अरे भाई उसका काम कर रहा है कोई देख ही नहीं रहा है तो वो तो कुछ भी करेगा, तो उसके काम के ऊपर कुछ कंट्रोल है क्या। ये हो गया अपना ए पार्ट। बी पार्ट क्या बोलता है, तो ए पार्ट में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत में वो एग्जांपल देखे, उसके बाद अपन ने वो पॉइंट देखे कि वो कहाँ कहाँ हेल्प करेगा। उसके बाद अपन ने तीसरा देखा कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब बी पॉइंट है, चलो तुमको पता चल गया, लगाना तो पड़ेगा, तो एक्सपर्ट की क्या देखोगे अब तुम, एंगेज करने की बातें देखोगे। उसको एंगेज करते हुए क्या देखोगे, एंगेज करते हुए देखोगे कि कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट में come from variety of sources such as information regarding competence capability and objective of an auditor expert may come from a variety of sources such as कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी पता करो, अरे भाई तुम उसको हायर करने गए हो ऐसे ही राह चलते किसी को नहीं उठा लोगे, तुम कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी पता करोगे। तो कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी में सबसे पहले तो चार बातें तो तुम ऑब्जेक्टिविटी की कर रहे हो, भाई कल को वो आदमी जुड़ा हुआ रहा एंटिटी से तो वो उसकी अच्छी बातें ही बताएगा ना, तुमको खराब बातें नहीं बताएगा। तो उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, इंक्वायरी ऑफ द एंटिटी ऑफ नोन इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट, कोई भाई मतलब पहले से मैनेजमेंट को ही पूछ लो भाई तुम्हारी कोई जान पहचान है क्या उस बंदे से, मैं उसको एक्सपर्ट रखने वाला हूँ, कोई नॉन इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है क्या उसके साथ, चलो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या तुम्हारा कोई उसके साथ, अरे कोई बिजनेस रिलेशनशिप या कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है ना, या फिर वो बंदा तुम्हें कोई और सर्विसेज तो नहीं दे रहा है, ये सब ऑब्जेक्टिविटी की बात हो गई, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज बाय एन एक्सपर्ट। और उसमें फिर आ जाएगी
उसने क्या पब्लिश किया है, पेपर या बुक्स कोई उसने लिखी है क्या, एक्सपर्ट की कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी, उसने कोई बुक्स पेपर पब्लिश किया है क्या। उसके अलावा कोई सम के, और दूसरे केसेस में क्या करो, तुम जैसे एंटिटी से जाके पूछ रहे हो ना रिलेशनशिप, वैसे ही ऑडिटर के पास जाओ, एक ऑडिटर एक्सपर्ट के पास, और उसको जाके बोलो जा मुझे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे कि तेरा एंटिटी के साथ क्या रिश्ता नाता है, तो जितने भी जिससे भी अवेयर है सब मुझे डिस्क्लोज कर दे, और मुझे बता दे कि तुम्हारा कोई नाता है कि नहीं है, जो भी है। फिर बाद में क्या आ जाएगा, अब ऑडिटर एक्सपर्ट जब जाता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं है कि उसको रख लेता है, उसके बारे में भी उसे कुछ जानकारी होनी चाहिए। अभी तुम अपना घर बनवाने जाते हो तो तुम्हें कुछ पता होना चाहिए ना कि घर ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, ये होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ऑडिटर को क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर एक्सपर्ट फील्ड की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग चार तरीके की होनी चाहिए, दो तो होनी चाहिए एक्सपर्ट के बारे में, और दो होनी चाहिए उसके काम के बारे में। दो एक्सपर्ट के बारे में क्या होगी, कि उसकी जो एरिया है एक्सपर्टीज का, उसके अंदर ही कोई एरियाज ऑफ स्पेशलिटी विद इन दैट है क्या। एक्सपर्ट फील्ड हैज एरियाज ऑफ स्पेशलिटी विद इन इट, यानी कि एक्सपर्ट के अंदर एक्सपर्ट, यानी कि टैक्स के अंदर बहुत सारा बड़ा टैक्स है तो उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग है, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग है। एक्सपर्टीज के अंदर एक्सपर्टीज कोई फील्ड ऑफ एरिया ऑफ स्पेशलिटी है क्या एक्सपर्टी एक्सपर्ट के फील्ड में। प्रोफेशनल और अदर स्टैंडर्ड्स क्या है उसको जो फॉलो करता है, ये दो हो गए एक्सपर्ट के बारे में बात किया है। और कोई और फील्ड है क्या, या कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है। अब दो का वो काम क्या करेगा, काम क्या करेगा, काम में आएगा मेथड्स और अजम्पशन क्या यूज करता है, और क्या डेटा यूज करता है, नेचर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या यूज करता है। अब लास्ट में, अब वो जब तुम चलो सब फाइनलाइजेशन पे आ गए, एंगेजमेंट पे आ गए, अब तुम क्या करोगे, मिलके बनाओगे एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाओगे तो उसमें कंटेंट क्या होगा, एग्रीमेंट का क्या कंटेंट होगा, वो चला ले चाहिए तो। अब एग्रीमेंट क्या होगा, कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट, कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट में चार चीजें आएंगी। नेचर ऑफ, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड एक्सपर्ट रेस्पेक्टिवली। देखो भाई कोई भी एग्रीमेंट बन रहा है, चार चीजें तो बात होगी। सबसे पहले क्या काम होगा, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, तुम नहीं बताते घर का ये काम होना चाहिए, देखो ये कमरा तू बना के देगा, ये कमरा तू बना के देगा, इसमें पेंट भी तू करके देगा, ऐसे करके देगा। तो नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द वर्क। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, भाई साफ साफ बोल दो कि मेरी जिम्मेदारी ये है, तेरी जिम्मेदारी ये है, तू ये करेगा मैं ये करूंगा, ये एग्रीमेंट में ही तो लिखोगे। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या कैसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्या क्या रिपोर्ट्स लगेगी, क्या क्या रिपोर्ट उससे लोगे। तो क्या क्या आएगा, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड उनको दोनों का रेस्पेक्टिवली, कि भाई मैं तेरे को सीमेंट लाके दूंगा नहीं दूंगा, या फिर तू देगा कि नहीं देगा, या फिर क्या कैसे होगा वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, लास्ट में क्या है भाई, तू कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगा, मैंने एक सीक्रेट तिजोरी भी बनवाई है वो तू किसी को बताएगा नहीं, तो ये क्या है, नीड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या कंटेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट के कंटेंट की बात करता है। जबकि तुमको एक डिटेल्ड एग्रीमेंट कब लगेगा, कंटेंट क्या था कि भाई नेचर क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, नीड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। पर तुम डिटेल्ड एग्रीमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, डिटेल्ड एग्रीमेंट कोई कब बनाता है, जब नई नई रिलेशनशिप हो, नई नई रिलेशनशिप में आए हो। तो डिटेल्ड एग्रीमेंट कब बनेगा, ऑडिटर हैज नॉट यूज द वर्क प्रीवियसली, एक्सपर्ट के काम को यूज नहीं लिया है, या फिर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उसके पास बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसका नया नया रिलेशनशिप है अपना उसके साथ, या फिर मल्टी जुरिस्डिक्शन लीगल एरिया है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तुम क्लियर रखना चाहते हो। मल्टी जुरिस्डिक्शन यानी कि दो चार जगह की कोर्ट वगैरह सब इन्वॉल्व है उसमें, दो चार जगह के लॉज एप्लीकेबल है। तो तुम चाहते हो जितना डिटेल्ड हो अच्छा है, ताकि आगे की माथा पच्ची ना हो, यहाँ इसलिए डिटेल्ड होता है कि भाई मल्टी जुरिस्डिक्शनल है, नया नया रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट के पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानने वाली है, ये सब है। ये हो गया, तुमने एंगेज कर लिया। अब क्या तुम एंगेज करके बैठ जाओगे, नहीं बैठोगे, तुम भी तो उस एरिया में कुछ काम करोगे, कि सारा उसके ऊपर छोड़ दोगे। अब तुम उसमें काम करोगे कि नहीं, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि मतलब तुम इस एरिया में काम कितना करोगे, ज्यादा करोगे कम करोगे, दोनों हो सकता है। तो वो किस बात पर निर्भर करता है, अरे भाई जिस एक्सपर्ट जिस काम से रिलेटेड संबंधित काम कर रहा है, एक्सपर्ट के वर्क के रिलेटेड, एक्सपर्ट जिस काम में लगाया है उसमें वो नेचर ऑफ द मैटर कैसा है, नेचर ऑफ द मैटर टू विच एक्सपर्ट्स वर्क रिलेट, यानी कि एक्सपर्ट जिस रिलेटेड काम कर रहा है उसमें तुम्हारा मतलब तुम देखो कि वो मैटर का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द मैटर टू विच एक्सपर्ट वर्क रिलेट, एक्सपर्ट का वर्क जो रिलेट करता है उसका नेचर कैसा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है, नेचर कैसा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है, सिग्निफिकेंस क्या है एक्सपर्ट के वर्क का,
फॉर द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए क्या भाई सिग्निफिकेंस है, वो काम क्या सिग्निफिकेंस रखता है, तो देखो पहले तो देखोगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर क्या है मैटर का। फिर क्या देखोगे, भाई तुमने पहले उसका कोई काम लिया है तो पता चलेगा भाई तुमको पता है एकदम तोड़ आदमी है, मस्त आदमी है, तो भाई मस्त आदमी है तो तुम ज्यादा टेंशन नहीं लोगे। पर पहली बार काम पड़ रहा है प्रीवियसली, तो डिपेंड करता है कि प्रीवियसली कोई काम देखा है कि नहीं देखा है। और लास्ट में क्या और क्या देखोगे, उसकी औकात देखोगे, औकात क्या, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी देखोगे। सीए है तो थोड़ा डर कम रहेगा, सीए नहीं है तो मीन्स ये एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पे। एंड वेदर द एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और नॉट। इसका मतलब क्या होता है, वेदर द एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू द ऑडिटर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यानी कि भाई देखो फर्म के अंदर का आदमी है तो उसको पता है कि इसको क्या क्वालिटी लगेगी, और फर्म के बाहर का आदमी है तो दिक्कत है, मतलब थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अब नीचे ही देखो C2 में ना, ये बोलेगा कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऊपर था फैक्टर्स कि वो कितना करेगा किस बातों पे निर्भर करता है, यहाँ पे कब करेगा। ऐसा क्या होगा कि जब जब वो ज्यादा करेगा, ज्यादा कब करेगा, तीन केसेस में चार केसेस में ज्यादा करेगा, जब एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो, फर्म का पॉलिसीज फॉलो नहीं करता है, यानी कि बाहर से लाया हुआ एक्सपर्ट है, तो भाई अपना अपन को पता नहीं है। दूसरा पहली पहली बार है उसके साथ अपना, पहली पहली बार है यानी कि फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, क्यों कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रायर। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई है, कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव है तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है कोई, सब्जेक्ट टू ऑडिट फॉर्म पॉलिसीज का वाला बंदा नहीं है। अब डी पे आते हैं, डी क्या है, तुमने सबसे पहले ए में देखा कि रखना है कि नहीं रखना है, उसमें 3 पॉइंट देखे कि भाई सबसे पहले तो एग्जांपल्स देखे, फिर देखे वो किस किस में असिस्ट करेगा। सी में देखा कि भाई मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट रखा है तो क्या क्या फैक्टर्स है कि अफेक्ट करेगा, कि रखना है कि नहीं रखना है, उसमें अपन ने देख लिया। फिर बी में एंगेज करने गए, बी में एंगेज कर लिया, एंगेज करने गए तो उसकी कॉम्पिटेंस एक्टिविटी देखी। फिर अपन ने देखा कि भाई उसकी फील्ड की क्या नॉलेज होनी चाहिए, दो तो उसके बारे में थी, और दो थी उसके काम के बारे में, मेथड्स और वो डेटा कैसा यूज लेता है, और दो उसके बारे में क्या थी कि वो कोई प्रोफेशनल लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करता है कि नहीं करता है, और एक और क्या थी उसके बारे में कि वो एक्सपर्ट फील्ड कोई एरिया ऑफ स्पेशलिटी है क्या उसके अंदर ही। फिर सी में अपन ने क्या देखा, सी में अपन ने उसके काम को देखा कि अपन कितना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स, वो सब डिपेंड करता है आरओएमएम कितना है, सिग्निफिकेंस कितना है, नेचर कैसा है मैटर का, उसके साथ पहले काम किया है कि नहीं किया है, फर्म की पॉलिसीज वाला बंदा है कि नहीं है, और ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और ज्यादा कब करेंगे, जब वो फर्म की पॉलिसी वाला बंदा नहीं है, कॉम्प्लेक्स मैटर है और प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। अब डी क्या देखेंगे, इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। अब एक्सपर्ट का वर्क देखो तीन चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहले एक्सपर्ट क्या करता है, कोई डेटा लेता है, उस डेटा के बेसिस पे अजम्पशन बनाता है, और उन अजम्पशंस के ऊपर निकालता है अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स। तो सबसे पहले अपन उसकी रिपोर्ट फाइंडिंग और कंक्लूजन पकड़ लेंगे। इस पूरे में देखो रिलेवेंस और रीजनेबलनेस देखोगे, रिलेवेंस और रीजनेबलनेस, रिलेवेंस रीजनेबलनेस, रिलेवेंस रीजनेबलनेस। तो उसके फाइंडिंग्स और कंक्लूजन की रिलेवेंस और रीजनेबलनेस देखो, रिलेवेंस एंड रीजनेबल ऑफ द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस ऑफ द एक्सपर्ट्स, एंड उसकी देखो कंसिस्टेंसी कैसी है दूसरे ऑडिट एविडेंस जो मिले उसके साथ। इसके लिए क्या करोगे, ऑडिटर एक्सपर्ट की इंक्वायरी करोगे, उनकी रिपोर्ट्स को रिव्यू करोगे, फिर उनको क्या करोगे, अगर इनकंसिस्टेंसी लगती है तो किसी और के मैनेजमेंट, किसी और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करोगे, और मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करोगे। फिर क्या करो, रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देख लो अजम्पशंस की। तो अब अजम्पशंस की रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस कैसे देखोगे, कि भाई देख लो कि उसने कंसिस्टेंट विद कोई जो जिस फील्ड का है, समझो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा नहीं पर जो भी है, तो उसने अपनी फील्ड के कोई स्टैंडर्ड जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं वो फॉलो किया है कि नहीं किया है, उसने क्लियरली एक्सप्रेस किया है ना कि मैंने ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में कि उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसने क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है, उसने अप्रोप्रिएट पीरियड और सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो कंसीडर किया है ना, और कोई रिजर्वेशन या लिमिटेशन दी है क्या इसके अंदर, और उसने एरर्स एरर्स को कंसीडर किया है ना, अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन ऑफ एरर्स एंड डिविएशंस। अब क्या आ जाएगा, डेटा। डेटा के पे क्या आएगा, रिलेवेंस कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। अब जिस डेटा पे ये सब बना है वो रिलेवेंट है, देखो डेटा के साथ दो चीजें हमेशा आएगी, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, कि डेटा लिया है तो पूरा लिया ना, आधी अधूरी जानकारी तो नहीं लिया ना, और पूरी लिए तो क्या एक्यूरेसी के साथ लिया ना, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा।
रिलीवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, वो कैसे पता चलेगा? सोर्स पता कर लो, ओरिजिन पता कर लो, इंटरनल कंट्रोल क्या है डेटा पे, जहां से वो डेटा ले रहा है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, कैसा डेटा है, वो सब देख लो। और लास्ट में, अब जब सब तुमने देख लिया तो अब तुम क्या बनाओगे? रिपोर्ट बना रहे हो। अब तुम रिपोर्ट बना रहे हो तो तुम्हारा बहुत मन होगा कि मैंने इतना काम इसका यूज में लिया एक्सपर्ट का, तो क्या मैं इसका अपनी रिपोर्ट में मैं इसका नाम डाल सकता हूँ? तो सबसे पहले देखो, अगर तुम्हें कोई कानून बोलता है, लॉ बोलता है, अदर एक्सपर्ट का मतलब तुमको नाम डालना है, तो डाल देना, कोई से पूछने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुमको कानून नहीं बोलता, अब तुम देखना कि तुम्हारी रिपोर्ट में ओपिनियन कैसा जा रहा है, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड है तो नहीं डाल सकते। अब मॉडिफाइड है तो क्या उसके संबंध में मॉडिफाइड है जो काम एक्सपर्ट ने किया है? अगर मॉडिफाइड है और उसके संबंध में मॉडिफाइड है जो काम एक्सपर्ट ने किया है, तो क्या करोगे? तुम चाहो तो डाल सकते हो उसका नाम कि भाई हमने इसका काम अपने काम में लिया है, पर उसकी रजामंदी के बाद, यानी कि आफ्टर द एक्सपर्ट प्रोवाइड्स कंसेंट, द ऑडिटर मे प्रोवाइड रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये पूरा कंप्लीट होता है अपना SA 620। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।